हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय अर्थव्यवस्था अध्याय 13 उद्योग एवं औद्योगिक विकास से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 12 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला सवाल है आपके लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के सकल मूल्य वृद्धि ऋणात्मक होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस सवाल को यहीं पे छोड़ देते हैं। छोड़ते इसलिए क्योंकि ये 2020-21 का है, तो ये करंट न्यूज है, तो यहाँ से इतना पुराना सवाल आपको से पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिएगा एक बार। हम लोग चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे कि भारतीय गुणवत्ता परिषद, जिसे शॉर्ट में हम लोग QCI के नाम से जानते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि QCI का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। सेकेंड कथन कह रहा है कि QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों का दोनों कथन सही है। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, QCI जो कि इसको बोलते हैं क्या, भारतीय गुणवत्ता परिषद। ठीक है, तो इसका गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ठीक है, अर्थात इसमें भारत सरकार और ये भारतीय उद्योग द्वारा, ये दोनों के द्वारा मिलकर किया गया था। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों कथन सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। सवाल है कि भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा है जो जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। चेन्नई वाइजाग, मुंबई बेंगलुरु, दिल्ली मुंबई या फिर अमृतसर कोलकाता। याद रखना यहाँ पे दिल्ली से मुंबई। ठीक है, क्या आंसर होगा यहाँ पे, दिल्ली से मुंबई। ये जापान के सहयोग से ये जो आर्थिक गलियारा है इसका तैयार किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, सरकार ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात में वृद्धि हेतु आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कितने प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना की घोषणा की है। सवाल है, सरकार ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात में वृद्धि हेतु आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कितने प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादक से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना की घोषणा की है। 5, 10, 12 या फिर 15। याद रखना यहाँ पे 10 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है विनिर्माण, और कहीं देखते होंगे लिखा होता है निर्माण। तो विनिर्माण और निर्माण में क्या अंतर है, ये दोनों का अंतर सोच के रखिए, इसका आंसर हम आगे देने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, मेक इन इंडिया, ठीक है, कार्यक्रम आरंभ किया गया कब, इसका शुरुआत की गई थी। नवंबर 2012 में, सितंबर 2014 में या फिर जनवरी 2014 में या फिर सितंबर 2016 में। यहाँ देखेंगे जब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी, उसके बाद से बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए गए थे। 2014 में बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए गए, उसके बाद 2015 में, 2016 में सबसे ज़्यादा 2014 2015 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12, 16, 12 को तो हटा सकते हैं, 14 और 16 दो ऑप्शन बच रहा है, लेकिन यहाँ पे 14 ही जाए होगा इसका सही आंसर। लेकिन सितंबर 2014 टिक करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे मेक इन इंडिया सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था। राइट, तो इसका आंसर बी ऑप्शन है। अगला है, सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है। सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है। याद रखना यहाँ पे सूती वस्त्र इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं हम लोग, छठा नंबर 7वां नंबर सवाल। सवाल है, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है। पहला ऑप्शन है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, या फिर औद्योगिकी झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, या फिर व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप
या फिर डी ऑप्शन दिया है अधिकारों, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अधिकरणों, ठीक है, जिसे ट्रिब्यूनल्स कहते हैं, की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। तो यहाँ पे याद रखना है डी ऑप्शन ही सही है, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं इसकी प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक, ये इसका उपबंध है, ठीक है। किसमें? 1929 का जो व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट है, तो यहाँ पे अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक का उपबंध करता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है यहाँ पे अब सवाल आ गया है कि विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? बड़े उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग या फिर निर्माण उद्योग। तो यहाँ पे हमें समझना होगा पहले कि विनिर्माण और निर्माण में क्या अंतर है। देखिए सिंपल सा मेथड है, मैं ये समझाना चाहेंगे, बहुत जगह पर कुछ लिखा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि विनिर्माण और निर्माण में अंतर क्या है। तो देखिए विनिर्माण मतलब होता है, इसका इंग्लिश वर्ड देखेंगे तो होता है मैन्युफैक्चरिंग, जबकि निर्माण का होता है वह इसका इंग्लिश वर्ड देखेंगे तो होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन जो होता है ना, वो एक्चुअली में किसी खास जगह पे होता है, यानी उसका इस्तेमाल वहीं पे किया जाएगा। निर्माण में उस वस्तु जो चीज़ का निर्माण किया जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल करके बनाया जाता है, और विनिर्माण में भी नेचुरल रिसोर्सेज को ही इस्तेमाल करके बनाया जाता है। लेकिन देखेंगे यहाँ पे कि निर्माण उद्योग में जहाँ बनाया गया उसका इस्तेमाल वहीं किया जाएगा। जैसे आप सुने होंगे कि यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, या फिर कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, निर्माण चल रहा है, तो वो जो घर बना है क्या घर उठा के कहीं और ले जा सकते हैं क्या आप? नहीं ना, घर का इस्तेमाल वहीं होगा, रोड का इस्तेमाल वहीं पे होगा जहाँ बन रहा है, उठा के तो कहीं और नहीं ले जा सकते। तो निर्माण में और विनिर्माण में अंतर यही, बस इतना ही है कि निर्माण में होता है ये कि जहाँ बन रहा है उसका इस्तेमाल वहीं होगा, जबकि विनिर्माण में वो उसका कहीं भी प्रोडक्ट बने, वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल पूरे दुनिया भर में किया जाएगा। जैसे कि साबुन बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, मोबाइल मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो जहाँ पे किया गया क्या उसका इस्तेमाल सिर्फ वहीं होगा? नहीं, ये दुनिया के हर एक क्षेत्र में किया जाएगा। बात समझ में आया? तो विनिर्माण का मतलब होता है कि किसी वस्तु का जब हम निर्माण कर रहे हैं तो वो वस्तु को पूरे वर्ल्ड लेवल पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन निर्माण जो होता है वो जहाँ बनाया गया है उसका इस्तेमाल वहीं पे किया जाएगा, ठीक है। जैसे रोड के बारे में एग्जाम्पल दिए, घर के बारे में दिए, सुने होंगे कि यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, घर का ये कोई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। तीसरा वर्ड सुने होंगे, एक वर्ड आया था जब वाजपेयी जी सरकार में आए थे, तो वहाँ उन्होंने कहा था एक भारत निर्माण, है ना, भारत निर्माण। उसमें से देखेंगे तो उसी योजना के तहत एक आई थी चतुर्भुज योजना, है ना, जिसमें सड़कों को निर्माण किया जा रहा था। तो देखिए सड़क जो बन रहा है वो क्या है, वो एक तरह से निर्माण के अंतर्गत आएगा, ना कि विनिर्माण के अंतर्गत, क्योंकि रोड जहाँ बन रहा है उस रोड उठा के और नहीं ले जा सकते, राइट। तो यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन क्या दिया है, बड़े उद्योग। यहाँ पे देखेंगे कुछ छोटी चीज़ें जो भी बनाए जा रहे होंगे, बड़े चीज़ बनाए जा रहे होंगे, लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है। तीसरा देखेंगे कि यहाँ पे जो भी हो रहा है मैन्युफैक्चर हो रहा होगा, इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर बना रहे हैं तो कहीं और भी इसको कर सकते हैं। लेकिन निर्माण यहाँ पे बिल्कुल अलग है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, निर्माण उद्योग, ठीक है। ये निर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो निर्माण उद्योग शामिल नहीं किया जाता है। बाकी लघु उद्योग हो, बड़े उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, इसको शामिल हम करेंगे, ठीक है। बाकी आप सिर्फ डिफरेंस याद रखिएगा, तो इस तरह का सवाल और भी अलग तरह से पूछा जाए तो आप बता सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। सवाल है निम्न में से कौन सा नवरत्न में शामिल है? पूछा जा रहा आपसे कि निम्न में से कौन सा नवरत्न में शामिल है? कोल इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसे शॉर्ट में बोलते हैं BEL, ठीक है, BEL, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये नवरत्न कंपनी है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जनवरी 2024 तक नवरत्न कंपनियों की संख्या जो है वो है 14, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या भी 14 है, उसमें से एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ठीक है। उसमें से कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट नाम है। एक तो आपका ये हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक है आपका इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको, ठीक है, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम,
तो ये सब जो कंपनियां हैं, बहुत से 14 कंपनी का नाम यहाँ पे पॉसिबल नहीं बता पाना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। बाकी कोल इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सभी महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है या सम्मिलित नहीं है? विनिर्माण, खनन, विद्युत या फिर निर्माण। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, निर्माण यहाँ पे शामिल नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में, चाहे विनिर्माण हो, चाहे खनन हो, चाहे विद्युत हो, ठीक है। आप लॉजिक खुद भी लगा सकते हैं कि विनिर्माण और निर्माण में क्या अंतर है, उसके हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे शॉर्ट में सेज कहते हैं, की नीति देश में सर्वप्रथम आरंभ हुई थी 1991 में, 2000 में, या फिर 2005 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, वर्ष 2000 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है आपसे कि सर्वप्रथम कब आरंभ हुई थी, तो 2000 में आरंभ हुई थी, ठीक है। लेकिन 2005 यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, वो भी आंसर तब होगा जब ये पूछा जाएगा कि कब पारित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, सेज अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था, ठीक है। जब पारित पूछे ना कि पारित कब हुआ था, तो 2005 होगा, ठीक है। लेकिन लागू फिर पूछेगा कि लागू कब से हुआ, ये नीति जो लागू हुई थी वो हुई थी 2006 में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सवाल है। एक तो पहला कि सर्वप्रथम कब आरंभ हुई या स्थापना कब की गई, तो 2000 में की गई, ठीक है। इसके बाद किस अधिनियम के द्वारा इसे लाया गया, तो 2005, और लागू कब हुआ, तो 2006 में लागू हुआ था, ठीक है। बाकी थोड़ा सा समझते हैं कि ये है क्या, सेज क्या है। तो ध्यान रखिएगा, सेज किसी देश के भीतर ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रायः शुल्क मुक्त होते हैं और यहाँ मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए और रोजगार पैदा करने के लिए अलग अलग व्यापार और वाणिज्यिक कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। सेज इन क्षेत्रों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए भी बनाए गए हैं, जिसमें व्यापार करने में आसानी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और 1965 में देखेंगे शुरुआत हो गई थी वैसे इसका, कांडला जो है ना गुजरात में, वहाँ से इसे स्थापित की गई थी सबसे पहले उधर, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जो मुख्य रूप से देखा जाए तो सर्वप्रथम स्थापना जो की गई वो 2000 में की गई थी, ठीक है। और 2005 अधिनियम के द्वारा इसे लाया गया था और 2006 से इसे लागू किया गया था, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया कि ये है क्या, ठीक है। अगर इसका ऑब्जेक्ट पूछ ले, उद्देश्य पूछ ले, तो इसके उद्देश्यों में शामिल है जैसे कि अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के लिए, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए, घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए सेज को लाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है, भारत में, सवाल है, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह है क्या है? कुटीर उद्योग, आयरन और स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, या फिर अभियांत्रिकी उद्योग। तो याद रखना है, सही आंसर होगा यहाँ पे कुटीर उद्योग, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ? निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ? सेल, BEL, ONGC, NTPC। देखिए, महारत्न का दर्जा उन्हें दिया जाता है जो पहले से नवरत्न कंपनियां होती हैं। कंडीशन होता है महारत्न बनने के लिए, तो एक तो कंडीशन ये होता है कि वो पहले से नवरत्न कंपनियों में लिस्टेड हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पूछ रहा है आपसे कि भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है। नवरत्न की तो दर्जा दिया गया है लेकिन महारत्न का दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। सिंपल सा सवाल ये है। सेल है, ONGC है, NTPC है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे ये सेल भी को भी मिला है महारत्न का दर्जा, ONGC को भी मिला है और NTPC को मिला है, लेकिन BEL है ना नहीं मिला है, जो भी हम ऊपर में देख रहे थे, है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये, ठीक है। तो इसे नहीं मिला अभी तक महारत्न की दर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है, BEL। अगला सवाल है, अगला सवाल है, औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक वर्ष 2001 को बदलकर किसे आधार वर्ष बनाया गया? हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपके लिए
कि औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक वर्ष 2001 को बदलकर किस आधार वर्ष बनाया गया है, किसे आधार वर्ष बनाया गया है? 2011, 2015, 2016 या 2018? तो यहाँ पे याद रखना है आपको 2016 को बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया है। ठीक है, औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक वर्ष 2016। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग हैं। सेकेंड कथन है कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक हैं। और तीसरा कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है। पहला कथन दिख रहा है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग हैं, बिल्कुल सही है ना। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में देखेंगे कि आधारभूत एवं भारी उद्योग हैं, बिल्कुल सही है। देखेंगे ना वहाँ पे लगभग 14 जो हमारा 13 जो महारत्न कंपनी है उसमें तो बड़े बड़े क्षेत्रों के हैं, भारी उद्योग वाले देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो है कंपनियाँ हैं वो हैं। ठीक है, भारी उद्योग है वहाँ पे, तो ये सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक हैं, ये कथन गलत है कि जितने भी उद्योग हैं सार्वजनिक क्षेत्र के वो सभी लाभदायक हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कि मतलब कह सकते हैं ऋणात्मक चल रहे हैं, उनका मतलब कि वो हानि में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। तो ये सेकंड कथन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है थर्ड में कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में नौकरियों की सुरक्षा, ये बिल्कुल सभी सही है ना। तभी तो सभी सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, अपना आधा से ज़्यादा लाइफ इसी में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि हम लोग को सरकारी जॉब मिल जाता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सुरक्षा है। तो ये कथन सही दिख रहा है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। तो सही आंसर इसका दिख रहा है बी ऑप्शन, 1 और 3 सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक भारत के सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है? निम्न में से कौन एक भारत के सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है? पहला दिया है भारतीय खाद्य निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम, सी में दिया है खादी व ग्रामोद्योग निगम, और डी में दिया है भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण। यहाँ पे सही आंसर दिखेगा आपको बी ऑप्शन। ठीक है, खनिज एवं धातु व्यापार निगम ये सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला सवाल है भारत में अक्टूबर 2019 से महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? यहाँ से नहीं होना चाहिए था, सवाल ये होना चाहिए था कि भारत में अक्टूबर 2019 तक महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, 8, 9, 10 या 12? इसका सही आंसर है 10 है। ठीक है, 10 था उस समय तक, लेकिन प्रेजेंट के बारे में बात करें जनवरी 2024 तक। ठीक है, तो याद रखना है कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा जो 13वां जो बना है महारत्न कंपनी, उसका नाम है OIL। क्या नाम है उसका? OIL। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑल इंडिया लिमिटेड। इसका स्थापना हुआ था 1959 में। ध्यान रखिएगा, इसको स्थापना हुआ था कब? 1959 में, और ये 13वां महारत्न कंपनी बनी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, लेकिन अब का डेटा बदल गया। अब 13 यहाँ पे टोटल जो है वो 2024 तक महारत्न कंपनी की संख्या हो गई है। ठीक, जो कि 13वां कौन बना है? OIL। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि 13वां कौन महारत्न कंपनी बनी, तो वो है ऑल इंडिया लिमिटेड। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो साफ दिख रहा होगा यहाँ पे डिजिटल इंडिया, ये औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सीधा सीधी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे संपत्ति का वितरण समान करते हैं, अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, कम लागत पर उत्पादन करते हैं, कम पूंजी विनियोग की अपेक्षा करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे संपत्ति का वितरण समान करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, समान वितरण, संपत्ति का वितरण समान करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, हाँ ये सही है कि देखेंगे भारत में कि लघु स्तरीय जो कुटीर उद्योग हैं
वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करते हैं, अवसर प्रदान करते हैं। शहरों में जब जाएंगे ना तो ज़्यादातर काम आपको कुटीर उद्योग, लघु स्तरीय उद्योग में ही आपको काम ज़्यादा मिलता है ना। तो कह सकते हैं कि अधिक रोजगार के अवसर ये उत्पन्न करते हैं, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, अगला सवाल है, भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्युमिनियम कंपनी में से किस एक को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? किसका दर्जा दिया गया है? नवरत्न को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को और एक है वेबकोस। सही आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। ठीक है, नाल्को। ध्यान रखिएगा, नाल्को इसका सही आंसर है। नाल्को को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। यहाँ पे देखिएगा, बहुत ईजी से रहता है फुल फॉर्म याद करना। जैसे कि एन से होता है नेशनल, ठीक है, क्या होता है? एन से नेशनल, और एल से होता है एल्युमिनियम, और सी ओ से होता है कंपनी, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। यहीं पे हो जाएगा भारत एल्युमिनियम कंपनी। यहाँ पे हो जाएगा हिंदुस्तान, HIND से हो जाएगा हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, नाल्को है, हिंडाल्को है, बाल्को है, टाल्को है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। जिसका सही आंसर है ए ऑप्शन। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अब सवाल है यहाँ पे कि नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसमें बताना है कौन सा इसमें नवरत्न में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है, कंपनियाँ 3 तरह की होती हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है महारत्न, उससे नीचे नवरत्न, और उससे नीचे होता है मिनी रत्न। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है आपसे नवरत्न में कौन शामिल है? सेल, गेल, MTNL या उपयुक्त में से सभी। तो ध्यान रखना यहाँ पे, सेल और गेल जो है ये आपका महारत्न कंपनी है, जबकि MTNL एक आपका नवरत्न कंपनी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है? सूती वस्त्र, कागज, लोहा एवं इस्पात या जूट। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सूती वस्त्र, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? वित्त, विपणन, कच्चा माल, हड़ताल एवं तालाबंदी। बताना यहाँ पे कौन एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे हड़ताल एवं तालाबंदी जो है ये लघु उद्योग की समस्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित किए गए थे? भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित किए गए थे? जमशेदपुर, दुर्गा, भिलाई। बी ऑप्शन में भिलाई, दुर्गापुर, भद्रावती। सी में दिया है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, और डी में दिया है कुल्टी, बर्नपुरा, विशाखापट्टनम और सेलम। तो याद रखना यहाँ पे सही आंसर है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि भिलाई जो है, भिलाई जो आपका इस्पात कारखाना है, इसका जो स्थापना किया गया था ये रूस के मदद से स्थापित की गई थी। ठीक है, जबकि दुर्गापुर पूछा जाए तो दुर्गापुर याद रखिएगा ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था, जबकि राउरकेला जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक, भिलाई क्या हो जाएगा? रूस, दुर्गापुर हो जाएगा ब्रिटेन, जबकि राउरकेला हो जाएगा जर्मनी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दिया है गोस्वामी समिति, ये औद्योगिक रुग्णता की समस्या से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जानकी रमन समिति शेयर घोटालों की जांच पड़ताल से संबंधित है, ये भी सही है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित है, बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, ये भी सही है। तारापुर समिति जो है ये बैंक में ग्राहक सेवा से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ये सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये आपका जो तारापुर समिति है ये संबंध है इसका पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीयता से। ठीक है, परिवर्तनीयता से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूंजी लेखा परिवर्तनीयता से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे पूंजी लेखा परिवर्तनीयता से। ठीक है, तारापुर समिति का संबंध जो था। अगला है, सुमेलित कीजिए। सरकारी नीति इधर दिया हुआ है, इधर वर्ष दिया हुआ है। पहला दिया है सूचना तकनीकी नीति, खनिज नीति, होटल नीति और औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति। ठीक है, मैच करना है यहाँ पे। चलिए हम लोग मैच कर लेते हैं। पहला है सूचना तकनीकी नीति, ये 2000 में आई थी। ठीक है, बाकी खनिज नीति आई थी 2011 में, और आपका होटल नीति जो था वो 2006 का है, जबकि औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति आया था 2010 में।
तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य क्या था? पहला दिया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना यानी कि ढांचागत सुविधाओं में सुधार करना, यही तो सही लग रहा है। ठीक है, यही है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाना, ये ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो एनटीपीसी है। ठीक है, ध्यान रखना है। कहाँ चला गया ये? एनटीपीसी है ना, ये तो महारत्न कंपनी है, एनटीपीसी है। ठीक है, बाकी आपका है SAIL सेल। ठीक है, सेल भी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी है। ठीक है, बाकी BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये भी है। और एक है आपका टिस्को। ठीक है, टिस्को ये नहीं है। ठीक है, ये सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनियां हैं। ठीक है, ये टिस्को, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला है, भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? कोयला, उर्वरक, विद्युत, रसायन। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रसायन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे, भारत में 8 कोर सेक्टर में एक तो हो गया आपका कोयला। ठीक है, ये कोयला है आपका। दूसरा है कच्चा तेल। ठीक है, कच्चा तेल। इसके बाद है प्राकृतिक गैस। इसके बाद है आपका रिफाइनरी उत्पाद, रिफाइनरी उत्पाद। ठीक है, इसके बाद है आपका उर्वरक। ठीक है ना, इसके बाद एक है आपका इस्पात। इस्पात के बाद ध्यान रखिएगा, एक है आपका सीमेंट, और एक है आपका बिजली या फिर विद्युत। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया यहाँ पे हो गया 1 2 और एक हो गया हमारा 3 4 5 6 7 1 8। ठीक है, तो 8 का नाम याद रखिएगा। ये भारत में 8 कोर सेक्टर में ये शामिल किए जाते हैं, कोयला, विद्युत, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात, सीमेंट। ठीक है, इसमें रसायन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। संगठन का प्रकार दिया इधर, और इधर महत्वपूर्ण लक्षण है उसका क्या है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसका क्या किससे मैच करेगा। सबसे पहला एकल व्यापारी, तो ये असीमित दायित्व से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये असीमित दायित्व से संबंधित है। जबकि साझेदारी, साझेदारी क्या है, ये संविदात्मक संबंध से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है आपका सहकारिता, तो ये कमज़ोर वर्गों की उन्नति के लिए बनाई गई थी सहकारिता। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह का नाम सुने होंगे ग्रामीण क्षेत्र में। इसके बाद है सार्वजनिक समिति कंपनियाँ, तो ये क्या है, जोखिम उठाने वाले की बड़ी संख्या इसमें होती हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला ऑप्शन के साथ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ जो सही आंसर दिख रहा है वो है आपका डी ऑप्शन। अगला है, निजीकरण में समाहित है, निजीकरण में समाहित है, क्या समाहित है ये आपको बताना है यहाँ पे। पहला दिया है सार्वजनिक उद्यमों की निजी क्षेत्र को बेचना, निजीकरण यानी कि प्राइवेटेशन। ठीक है, में समाहित है, क्या समाहित है, तो सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्र में बेचना, निजी क्षेत्र को बेचना, तो ये सही है। सार्वजनिक उद्यम इक्विटी का विनिवेश, ये भी सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन में निजी क्षेत्र की सहभागिता, ये भी सही है। अर्थात यहाँ पे जो सही आंसर दिख रहा है वो है डी ऑप्शन। अगला सवाल है, डीके कर्वे समिति का संबंध किससे है? डीके कर्वे का जो संबंध है वो किस समिति से है, ये यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान रखिएगा, ये संबंध है लघु उद्योगों के विकास से। नेक्स्ट है 33 नंबर, वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा 1929 में, वर्ष 1929 में इसका सही आंसर होगा। जोखिम पूंजी, रिस्क कैपिटल से क्या तात्पर्य है? जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? ठीक है,
तो ध्यान रखना यहाँ पे रिस्क कैपिटल से संबंधित है यहाँ पे नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई निधियाँ। जो नए जो इन्वेस्टर होते हैं, जो नए जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, उनको क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे उसको निधि उपलब्ध कर रहे हैं, फंड उसको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन ये जोखिम पूंजी हो गया ये। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री मुद्रा यानी कि पीएम मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो लक्ष्य है यहाँ पे वो ये है कि लघु उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालता है? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा श्रम ब्यूरो, बी सी ऑप्शन सही है। अगला है, भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी जिसे टिस्को कहते हैं की स्थापना कब की गई थी? तो सभी जानते हैं हम लोग कब की गई थी, 1907 ईस्वी में। ठीक है ना, कब की गई थी? 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में की गई थी। साक्षी एक स्थान का नाम है वहाँ पे। अगला सवाल है, भारत में पर्यटन और होटल उद्योगों का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? भारत में पर्यटन और होटल उद्योगों का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है ये? तो ध्यान रखिएगा, ये कार्य है आपका ITDC का, अर्थात यहाँ पे जो दिख रहा है सही आंसर वो है बी ऑप्शन ITDC। ITDC का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को पता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल है, भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, सेवा क्षेत्र में क्या क्या शामिल किया जाता है सर्विस सेक्टर में? तो देखिए, खनन व उत्खनन है, तो ये तो आपका प्राइमरी में आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, तो ये नहीं होगा। परिवहन और संचार ये होगा। ठीक है, ये सर्विस की बात हो रहा है यहाँ पे। होटल भी होगा। वानिकी और मत्स्यिकी जो होता है यानी कि पशुपालन होता है, ये नहीं होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा ये। ठीक है, तो जो तृतीय क्षेत्र में आएंगे वो सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ 2 और 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 40 नंबर, 39 हो गया। 40 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। जेनेटिक उद्योग, सवाल है जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है मछली पकड़ना, कृषि, शिकार करना या शिकार? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन कृषि। अगला है, उद्यम पूंजी के संबंध में कौन सा एक कथन सही है? उद्यम पूंजी के संबंध में कौन सा एक कथन सही है? इसका निवेश पहले से स्थापित उद्योगों में किया जाता है। बी में दिया है, इसमें पूंजी निवेश से शेयरों के समतुल्य स्वामित्व प्राप्त होता है। सी में दिया है, इसका उद्देश्य उद्योगों को पूंजीगत दबाव से बाहर निकालना होता है। या फिर डी में दिया है, यह निवेश सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, इसमें पूंजी निवेश से शेयरों के समतुल्य स्वामित्व प्राप्त होता है। अगला सवाल है, शीशा उद्योग व कांच उद्योग भारत के किस नगर में सर्वाधिक विकसित है? सवाल क्या है कि शीशा उद्योग व कांच उद्योग भारत के किस नगर में सर्वाधिक विकसित है? आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा? फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद का सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? ठीक है, यानी कि सर्विस सेक्टर यहाँ पे देखिए कौन सा आ रहा है। वानिकी प्राइमरी सेक्टर में होगा, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग यानी कि यही हो जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर, और कृषि हो जाएगा आपका प्राइमरी। विपणन मार्केटिंग क्या है, ये आपका एक सर्विस सेक्टर में आएगा ये। ठीक है, यानी कि तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा वो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यह श्रमिक की मजदूरी दर को सर्वोत्तम वर्णित करता है? ध्यान रखिएगा, श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है। ठीक है, श्रम का क्रय जिस दर पर किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे शॉर्ट में सेज कहते हैं अधिनियम कब पारित किया गया? तो बताया था भी इसका आंसर कब पारित किया गया था, 2005 में। ठीक है, और लागू किया गया था 2006 में। ठीक है, और पहला इसका स्थापना किया गया था 2000 में, ये याद रखना है आपको यहाँ पे। अगला सवाल है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता हुआ सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सेवाएं, कृषि, उद्योग, या फिर उद्योग सेवाएं कृषि, या फिर उद्योग कृषि सेवाएं, या फिर डी में दिया है सेवाएं उद्योग कृषि। तो याद रखना है यहाँ पे आपको
सबसे ज़्यादा जो सकल घरेलू उत्पाद में जो शामिल होता है, योगदान शामिल है, वो है सबसे ज़्यादा सर्विस का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सर्विस यहाँ भी है और यहाँ पे ये ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं होगा। इस बाद उद्योग का होता है। ठीक है, तो ये सही है। और फिर कृषि का है, तो अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सबसे ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान देता है वो है सेवा सर्विस, उसके बाद फिर इंडस्ट्री, उद्योग और फिर कृषि। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि सबसे ज़्यादा जो रोजगार में लगे हैं वो है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर रोजगार के बारे में पूछा जाता है कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोजगार देखने को मिलता है, किसमें रोजगार लगे हुए हैं, तो तब उसका आंसर होगा कृषि। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सकल घरेलू उत्पाद में अगर योगदान देता है तो वो है सर्विस, सेवाएँ। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा फिर यहाँ। अगला सवाल है 47 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है। सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग देखें क्या हो जाएगा इसका आंसर, सर्विस सेक्टर, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है। अगला है वित्त वर्ष 2021 में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में क्रमशः कितनी प्रतिशत की कमी आने के अनुमान है। तो इसको छोड़ दीजिए, पुराना डेटा है। अगला है, इसको देख लीजिएगा, 2024 का डेटा है उसको देखिएगा, एक बार अपडेट हो जाइएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, या फिर घटता है फिर बढ़ता है, या फिर स्थिर रहता है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि बढ़ता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, बढ़ता है। जबकि देखेंगे यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का फिर घटने लगता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति NMP कब जारी की थी। 25 दिसंबर 2012, 25 दिसंबर 2011, 25 दिसंबर 2013 या फिर 4 नवंबर 2011। सही आंसर है 4 नवंबर 2011। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अगला है, यहाँ भी 2020-21 का डेटा है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, उतना पुराना डेटा नहीं पूछा जाएगा आपसे। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR संबंधित है, किससे संबंधित है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड संबंधित है, किससे संबंधित है। तो याद रखना है आपको यहाँ पे रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रुग्ण इकाइयाँ या फिर ऐसी कंपनियों को कहा जाता है, ठीक है, जो कि लगातार हानि में चल रहे हैं और जो बंद होने के कगार पर पहुँच गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो कंपनियां हैं उन्हें क्या किया जा रहा है, पुनर्निर्माण के लिए वित्तीयन या फिर उन्हें फाइनेंस किया जा रहा है, उन्हें मतलब कि पैसा दे करके, रुपये दे करके उसे क्या किया जा रहा है, उसको मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला है, और में भी ये लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला दे रखा है यहाँ पे, इसका प्रयोजन SC ST एवं महिला उद्यमों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल सही है। और डी सेकंड कह रहा है कि यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है, तो ये भी सही है। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी सही है, यहाँ पे दोनों कथन सही दिख रहा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 53 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।